नमस्कार, मुद्दा तो है में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ अभिषेक। आज मुद्दा तो है में जीते तो हम, हारे तो ईवीएम। जी हां, 5 राज्यों के चुनाव नतीजों के बाद सियासत एक बार फिर गरमाई हुई है। मुद्दा वही पुराना है, लेकिन बहस नहीं है। ईवीएम और चुनाव प्रक्रिया पर सवाल है। कांग्रेस ने एक बार फिर चुनाव आयोग की निष्पक्षता पर निशाना साधा है और इस बार आवाज उठाई है राहुल गांधी ने, जिन्होंने सोशल मीडिया पोस्ट के जरिए आरोप लगाया कि कुछ राज्यों में जनमत के साथ गड़बड़ी हुई है। उनका सीधा इशारा था असम और बंगाल की तरफ। मध्य प्रदेश में भी कांग्रेस नेताओं के सुर अब सुर में सुर मिला रहे हैं। इसी दिशा में सभी के सुर सुनाई दे रहे हैं। पीसी शर्मा ने तो फिर ईवीएम को लेकर गंभीर सवाल उठाए, तो दूसरी तरफ बीजेपी ने इन आरोपों को पूरी तरह खारिज करते हुए इसे जनता का जनादेश बताया। जनता के जनादेश का ये जो बयान दिया गया कांग्रेस की तरफ से, उसे अपमान बताया। कुल मिलाकर ईवीएम को लेकर शुरू हुई इस बयानबाजी ने कई सवाल खड़े कर दिए। उन सवालों पर भी गौर करेंगे, लेकिन उससे पहले देखिए ये रिपोर्ट। ईवीएम पर फिर सवाल, चुनाव के बाद फिर उबाल। 5 राज्यों के चुनाव निपटे हैं, साथ ही विपक्ष के सपने भी। लेकिन अब एक बार फिर ईवीएम और चुनाव आयोग पर कांग्रेस ने सवाल खड़े कर दिए हैं। हर हार के बाद जिस तरह का रवैया कांग्रेस का रहता है, इस बार भी कुछ वैसा ही नजर आ रहा है। यकीन न हो तो राहुल गांधी का ये पोस्ट देखें। इंग्लिश में लिखे इस पोस्ट में राहुल ने आरोप लगाया कि एमपी की तरह बंगाल, असम में भी जनमत का अपहरण हुआ और बीजेपी ने चुनाव आयोग के सपोर्ट से चुनाव चोरी किया। पोस्ट को पीसीसी चीफ जीतू पटवारी ने भी शेयर किया और उनके सुर में सुर मिलाए। वही पूर्व मंत्री पीसी शर्मा ने कहा कि कई राज्यों में ईवीएम सेट की गई थी और ये एक सोची समझी रणनीति है। चाहे वो बंगाल हो, चाहे असम और चाहे पांडुचेरी, ये सब ईवीएम सेट है। केरल और तमिलनाडु इनका कुछ है नहीं, इसलिए इनको छुट्टा छोड़ दिया जिससे बता सके कि भाई ईवीएम से भी वहाँ कैसे जीत गए, ये है। और जिस तरह से भवानीपुर में 3 घंटे पूरी काउंटिंग बंद रही, लोगों को बाहर निकाल दिया गया, 8,000 जीत रही थी और बाद में वो 15,000 से हरा दिए। ये सब पूरी सोची समझी षड्यंत्र है। इसमें चुनाव आयोग तक इसमें सम्मिलित है और जो चुनाव आयुक्त है वो कभी किसी ज़माने में सेक्रेटरी अमित शाह जी के रहे। ये पूरा का पूरा ये जो रिजल्ट आया है, ये रिजल्ट मैंने 15 दिन पहले बताया कि ऐसा ऐसा होगा। जीते तो हम, हारे तो ईवीएम। ये राग कांग्रेस का नया नहीं। कई सालों से कांग्रेस ईवीएम पर ही हार का ठीकरा फोड़ती आई है और अब यही सिलसिला 5 राज्यों के चुनावी नतीजों के बाद भी जारी है। हालांकि बीजेपी ने इन आरोपों पर पलटवार किया और कहा कि जनादेश का ये अपमान है। जहां कांग्रेस जीत जाती है, उसे वहां ईवीएम सही नजर आते हैं। नाचना आवे आगन टेढ़ा। जीतते हैं तो हम जीत रहे हैं और हारते हैं तो ईवीएम ने और चुनाव आयोग ने हरा दिया। इसी घमंड और नाकामी के कारण तो विपक्ष की ये स्थिति बनी है। लोकतंत्र में जनता का आदेश, जनादेश ही सर्वोपरि होता है। विधानसभा चुनाव हो या फिर लोकसभा का चुनाव, नतीजों के बाद ईवीएम को विपक्ष ने एक हथियार के तौर पर इस्तेमाल किया। कुल मिलाकर कहें तो एक बार फिर ईवीएम और चुनाव आयोग विपक्ष के निशाने पर है। लेकिन राजनीतिक जानकारों का मानना है कि शायद एक बार फिर कांग्रेस हार की जिम्मेदारी लेने से बच रही है, इसलिए वो इस तरह के आरोप लगा रही है। खैर, इन आरोपों पर खुद कांग्रेस को अपनों से ही विरोध झेलना पड़ा है। हालांकि अब देखना होगा कि ये कांग्रेस का ये ईवीएम गान कब तक और सुनाई देगा। ब्यूरो रिपोर्ट, अनादि टीवी। तो चर्चा को आगे बढ़ाएंगे, लेकिन उससे पहले सवालों पर गौर कर लेते कुछ सवाल। तो सबसे पहले सवाल यही है कि क्या हर हार के बाद कांग्रेस ईवीएम और चुनाव आयोग पर ही ठीकरा फोड़ती है? दूसरा सवाल, क्या कांग्रेस हार की जिम्मेदारी लेने से बच रही है? तीसरा सवाल, क्या बीजेपी इसे जनादेश का अपमान बताकर कांग्रेस को घेर लेगी?
इन्हीं तमाम सवालों पर आगे बढ़ेंगे। हमारे साथ चर्चा में जुड़ रहे हैं इस वक्त स्टूडियो से हमारे साथ निशांत बेन बीजेपी से पक्ष रखेंगे, निशांत बिसेन जी समृद्धि श्रीवास्तव कांग्रेस से और प्रदीप तिवारी वरिष्ठ पत्रकार हमारे साथ। बहुत बहुत स्वागत आप सभी का। सबसे पहले निशांत बिसेन जी बहुत बहुत कांग्रेचुलेशंस। 2 राज्यों में जबरदस्त तरीके से आपने जीत हासिल की, 3 राज्यों में पुडुचेरी को अगर मिला ले तो, लेकिन सबसे ज्यादा चर्चा असम और बंगाल की हो रही है। लेकिन इस जीत के बाद कुछ सवाल खड़े कर रही है विपक्ष, और ये सवाल नए नहीं है, इससे पहले भी इस तरह के सवाल पूछे जाते रहे हैं। आपका क्या जवाब इस पर? बहुत धन्यवाद। ये धन्यवाद बंगाल की जनता को, असम की जनता को, पुडुचेरी की जनता को और केरल और इसके अलावा जो दूसरा राज्य वहाँ की जनता का भी हम धन्यवाद करते हैं, जिन्होंने लोकतांत्रिक तरीके से इन चुनावों को निष्पक्ष तरीके से आगे बढ़ाया और शानदार नतीजे आए। बड़ा दुख होता है जब राहुल गांधी जी इस तरीके के आरोप लगाते हैं। 2004 में वो पहली बार संसद सदस्य बने थे, 2009 से वो एक्टिव पॉलिटिक्स में आए। उसके बाद 83 राज्यों में विधानसभा के चुनाव हुए हैं, उसमें से 71 में कांग्रेस को हार मिली है, 12 राज्यों में महज वो जीते। एक आंकड़ा मैं देख रहा था कि लगभग 100वीं हार उनके नेतृत्व में ये है पूरी, अगर हम विधानसभा और लोकसभा चुनावों को, अन्य चुनावों को अगर देखें तो मुझे तो लगता है राहुल गांधी की नाकामी को छिपाने के लिए पूरी कांग्रेस मिलकर ये कोशिश करती है कि किसी तरह हार का ठीकरा उनके नेता पर ना फूटे। जब कल रिजल्ट आया, यकीनन बीजेपी के लिए बहुत अच्छी बात है, हमारी पार्टी ने, हमारे कार्यकर्ताओं ने बहुत अच्छा किया, लेकिन कांग्रेस ने भी तो अच्छा किया केरलम में। तो कांग्रेस के नेता को, राहुल गांधी को चाहिए था, वो वहां के संसद सदस्य भी हैं, कि वो अपने कार्यकर्ताओं के साथ होते, लेकिन वो विदेश में होते हैं। अक्सर महत्वपूर्ण मौकों पर हम देखते हैं कि वो भारतवर्ष के बाहर रहते हैं, तो राजनीति को लेकर उनका रवैया अनिच्छुक है, वो अरुचिकर राजनीति में विश्वास रखते हैं और एक रिलक्टेंट पॉलिटिशियन हैं, तो वो इस देश की जनता की नब्ज कभी समझ ही नहीं पाते। नतीजा क्या होता है? हर बार चुनाव में उन्हें मुंह की खानी पड़ती है। भारतीय जनता पार्टी यानी कि हम 365 दिन 24/7 राजनीति में इन्वॉल्व रहते हैं, हमारे कार्यकर्ता जमीन पर होते हैं, हम पार्ट टाइम पॉलिटिक्स नहीं करते राहुल गांधी की कांग्रेस की तरह, तो नतीजे भी उन्हें उन्हीं के हिसाब से मिलते हैं। लेकिन ये बहुत दुख होता है कि वो जिस तरीके का अनादर या जिस तरीके के आक्षेप इस देश की संस्थाओं पर लगाते हैं, वो डेमोक्रेसी को खोखला करने की जो कोशिश कर रहे हैं। 140 करोड़ लोगों का जो भरोसा इस देश के संविधान, इस देश के लोकतंत्र के प्रति है, इसे कमजोर करने का जो खोखली कोशिश कर रहे हैं, तो ये बहुत निराशाजनक है। कांग्रेस को देखना चाहिए। आप भी तो थंपिंग मेजॉरिटी से केरला में जीते, 63 सीटें कांग्रेस को मिली है। कैसे पीसी शर्मा जी बोल रहे थे कि वहां कांग्रेस नहीं है? 63 सीटें जीती हैं, यूडीएफ को 102 सीटें मिली हैं, शानदार आपको बहुमत मिला है, आप उसका जश्न मनाइए, वहां ईवीएम में खोट नहीं है। तो ये सिलेक्टिव आउटेज मुझे लगता है। समृद्धि जी, क्या कहेंगे आप इस पे कि आप जिन राज्यों में जीतते हैं, और उसको कहीं ना कहीं पीसी शर्मा जी का बयान तो आपकी जीत को भी अंडरमाइन कर रहा है। जहां आपने सफलता हासिल की है वहां के लिए तो आप खुशी मना ही सकते हैं। केरला में आपने बहुत अच्छा प्रदर्शन किया, यूडीएफ वापिस आई है, तो प्रॉब्लम कहां पे? जहां पे आप नहीं जीत पाते हैं, और यहां तो मामला तृणमूल कांग्रेस का है। पश्चिम बंगाल में तो फुटप्रिंट ही नहीं है इस वक्त ठीक ठाक कांग्रेस का। सबसे पहले हमको ये बात समझना पड़ेगा कि जब हम बात करते हैं ईवीएम की, तो सिर्फ बात ईवीएम नहीं है, बात फोर्थ कॉन्स्टिट्यूंसी की है, बात अकाउंटिंग की है, बात ऑडिट की है। ईवीएम मशीन को अगर हम देखें तो उसको बहुत इजीली हैक किया जा सकता है। इसलिए हम देखते हैं कि क्यों पेपर स्लिप पहले ज्यादा अच्छा हुआ करता था, क्योंकि सवाल ये होता है कि बार बार ईवीएम पे सवाल उठ रहे हैं। और जिस प्रकार के हम स्टेटमेंट्स देख पा रहे हैं हमारे चीफ ऑफ इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया से, नरेश जी से, ये साफ साफ बताता है कि ही इज वेरी टिल्टेड टुवर्ड्स बीजेपी। और ये बात बीजेपी को भी समझनी चाहिए कि बार बार आप जिस प्रकार का देख रहे हैं, जिस प्रकार का वहाँ पे आक्रोश जनता को, जिस प्रकार से आप करने की कोशिश करते हैं, सिर्फ नफरत की राजनीति फैलाते हैं। तो बात ये है कि बार बात ये नहीं कि केरला में हम बिल्कुल हमने जीत हासिल करी में, पर समृद्धि जी, इस तरह से ट्वीट करके और इस तरह से कोरे बयान देने से तो काम नहीं चलेगा। जनता को आप कैसे कन्विंस करेंगे? खासतौर से अब जब बात हो रही है तो 22 राज्यों में बीजेपी की सरकार है। बिल्कुल, तो बीजेपी को बधाई। मैं बिल्कुल लोकतंत्र का बहुत सम्मान करती हूँ, हमारी पार्टी, और एक बात हमको पहचानना जरूरी है कि डेमोक्रेसी में जो जीता वही जिक्र होता है। तो भाजपा को बहुत बहुत बधाई उनकी, जहाँ उनकी सरकार है। पर हमको ये बात समझनी पड़ेगी कि जो बयान आए नेता प्रतिपक्ष की तरफ से, हमको ये बात समझनी पड़ेगी कि उसमें अकाउंटेबिलिटी की मांग वो कर रहे हैं, एंड ही इज रिप्रेजेंटेटिव ऑफ पीपल, ये उनका हक है कि वो मांग करे कि किस प्रकार का हम रहे हैं। और हमको ये भी समझना पड़ेगा कि सिर्फ राहुल गांधी नहीं है जो ईवीएम की बात कर रहे हैं, ममता बनर्जी और अलग अलग
भी हम अपोजिशन लीडर्स देख पा रहे हैं, वो सब लोग ही बात नहीं, करते पर हैं। और ये जो आप अपना पोस्ट बदलते रहते हैं, पहले आपको एसआईआर में समस्या आती है, फिर आप कहते हैं कि सरकारी मशीनरी का अलग इस्तेमाल हो रहा है, अब उससे पहले तो आप ईवीएम तो आप इससे पहले 10 सालों से बोल ही रहे हैं। तो आप डिसाइड कर लीजिए, आपको क्या पूरी की पूरी स्वायत्त संस्था जो है चीफ इलेक्शन कमीशन की, वो ही रिग्ड लगती है नीचे से लेके ऊपर तक? जब से बीजेपी आई है, बिल्कुल हर एक संस्था, भले ईडी हो या सीबीआई हो या अलग अलग सीबीआई हो, जो भी आप संस्थाएं देखें, हम देख पा रहे हैं कि वो बिल्कुल रिग्ड है ही। क्योंकि आप मुझे बताइए, अब असम में जो जीते हैं हेमंत बिस्वाल, उनको तो ये करप्ट कह रहे थे। अब बिल्कुल शाह जी का स्टेटमेंट है कि कैसे वो करप्ट, अचानक से बीजेपी ज्वाइन कर ली, तो अब आपको उनकी लीडरशिप के अंदर आप लड़के जीत गए। तो सवाल तो ये है ना कि अगर करप्ट नहीं है, अगर रिग्ड नहीं है ऑर्गेनाइजेशन, तो फिर आपकी सीबीआई ने क्यों बोला था कि हेमंत विश्वास करप्ट है, और तब आप नहीं, उनके अगेंस्ट। नहीं पर जी निशांत जी बोलिए। मैं बहुत संक्षिप्त में अभिषेक जी ये कहना चाहूँगा कि राहुल गांधी की आदत है इस देश के महत्वपूर्ण मुद्दों को बहुत ही गलत तरीके से पेश करने की। मस्कट में बैठकर वो इलेक्शन रिजल्ट के बाद एक तरीके से देश में एक भ्रामक और गलत जानकारी पहुंचाने की कोशिश कर रहे हैं। बिहार चुनाव के वक्त भी हमने देखा, कई बार उन्होंने वोट चोरी की बात की, लेकिन कभी उन्होंने एफिडेविट क्यों नहीं दिया? नहीं पर निशांत जी, सुप्रीम कोर्ट ने कई ऐसे मामलों में हस्तक्षेप किया था और वहां पे चीफ इलेक्शन कमीशन की चूक निकलकर सामने आई थी, जिन त्रुटियों में फिर सुधार किया गया, लेकिन वो सुप्रीम कोर्ट के कहने पर किया गया। देखिए, कभी भी सिस्टमेटिक फ्रॉड की कोई बात सामने नहीं आई है। ऐसा कई बार हुआ है कि वोटर लिस्ट में कोई डेड हो गया हो, उसका नाम नहीं, लेकिन एक रूटीन में चलने वाली प्रक्रिया के तहत उसमें संशोधन हमेशा से होते रहे हैं। सिस्टमेटिक फ्रॉड इस देश में कभी भी सामने नहीं आया है, लेकिन जिस गैर जिम्मेदाराना तरीके से एलओपी इस देश की संवैधानिक संस्थाओं का मजाक उड़ाते हैं, तो ये बहुत चिंताजनक है। देश में भी नहीं है वो मस्कट में बैठ के ट्वीट कर रहे हैं और हम उनके ट्वीट पर डिस्कस कर रहे हैं। अरे भाई साहब, इस देश में सुशासन के नाम पर वोट पड़ते हैं। कल बंगाल में निरंकुशता, अराजकता, भ्रष्टाचार के खिलाफ वोट पड़ा, वो रिजल्ट आया है और भाजपा के सुशासन पर वहां की जनता ने भरोसा जताया है। इस देश की सबसे बड़ी संस्था इस देश की जनता है, जो 95 से 100 बार कांग्रेस को घर बिठा चुकी है। उनके नेता की बात को हम क्यों गंभीरता से ले रहे हैं? ठीक है, मैं इस पे जवाब लूंगा समृद्धि आपसे, लेकिन प्रदीप तिवारी जी काफी देर से इंतजार कर रहे हैं। जी प्रदीप जी, ये बड़ी दिलचस्प स्थिति है। उधर ममता जी जो है वो कुर्सी छोड़ने को तैयार नहीं, कांग्रेस हार मारने को तैयार नहीं, और बड़ी दिलचस्प बात यह है कि जब चुनाव के समय में एग्रेसिव दिखाई दे रही थी तृणमूल कांग्रेस के खिलाफ कांग्रेस, लेकिन अब जब कांग्रेस तृणमूल वहां पे हार गई है, तो ट्वीट करके राहुल गांधी इसी मैसेज में, जिसमें वो आरोप लगा रहे हैं रिग्ड इलेक्शन के, उसमें वो कह रहे हैं कि सब एकजुट हो जाइए क्योंकि हमें देश को बचाना है, लोकतंत्र बचाना है। ये बड़ी दिलचस्प स्थिति है। अगर वहां पे चुनाव रिग्ड हुआ तो फिर तमिलनाडु में क्या हुआ? टीवीके वहां जीत गई, वहां तो बीजेपी है भी नहीं, और वहां तो क्या कांग्रेस भी बहुत सीमित संख्या में है, और उनके लिए तो एक बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी आ गई है तमिलनाडु में 20 सालों में पहली बार। अभिषेक जी, आप देखिए तो इसके पहले भी, चाहे आप कर्नाटका देख लीजिए, चाहे आंध्र प्रदेश देख लीजिए, फिर आप आइए तो अभी इस इलेक्शन में आप तमिलनाडु देखिए, केरला देखिए, तो मेरे कहने का मतलब एक ही जगह थोड़ी ऐसी स्थिति हुई है। और जब आप इसको चैलेंज करते हैं, जनता ने तो आपको रास्ता दिखा दिया है और जनता की हैसियत को आप चैलेंज कर रहे हो। हमारा ये मानना है कि आप पहले निचले स्तर पे मेहनत करिए। अगर मेहनत सफलता की ओर नहीं बढ़ रही है आपकी, आप मेहनत नहीं कर रहे हैं, आप सफलता की ओर नहीं बढ़ रहे हैं, तो आप प्रशासन को कोसेंगे, आप सरकार को कोसेंगे, जो सत्ता में आएगा उसको प्रभावित करेंगे, एकजुट होने की बात करेंगे। भाई आप अपनी टीम को खड़ी करिए ना। बीजेपी ने एक अपनी टीम खड़ी की है, उस टीम को उसने 2 पंचवर्षीय पूरी तरह से ताकत झोंक दी बंगाल में, और तब आके आज जाके स्थिति 200 पार की आई है। तो कांग्रेस तो पहले से ही सरकार में बनी थी। कांग्रेस कई राज्यों में पहले सरकार में काबिज थी, चाहे वो राजस्थान रहा हो, मध्य प्रदेश हो, छत्तीसगढ़ हो। 1 साल पहले आप देखें, 20 साल पहले तो कांग्रेस की सत्ता थी। तो कांग्रेस उस सत्ता को बरकरार क्यों नहीं रख पाई? आखिर कहीं ना कहीं उनका हाथ से इसलिए छटका वो कि उनके कार्यकर्ता कमजोर हुए, उनमें विखंडन हुआ, उनमें विभाजन हुआ, और विभाजन को रोक नहीं पाए। तो मुझे लगता है कि अपने घर को बचाने के लिए दूसरों के ऊपर पथराव करने की आवश्यकता नहीं है। पहले आप अपने को सुरक्षित रखिए, तब आप किसी को दूसरे को सुरक्षा दे पाएंगे। कांग्रेस की सबसे बड़ी खामी यह है कि हम अपनी कमियों को नहीं गिनाते हैं, हम दूसरों को बुराई पहले ढूंढने लगते हैं। बीजेपी ने वहां बंगाल में मेहनत की, बिहार में मेहनत की, उत्तर प्रदेश में मेहनत की, सत्ता पे काबिज हुई। अब कांग्रेस का यह है कि कांग्रेस अगर समय पर चेतेगी नहीं, तो जो अन्य राज्य है कांग्रेस के
तरह से निकलते चले जाएंगे। भाई कर्नाटका में कांग्रेस को कोई वो नहीं कर पाया, डिफीट नहीं कर पाया, आखिर बीजेपी को डिफीट नहीं कर, इसलिए कि वहां उनकी टीम मजबूत थी। प्रदीप जी, लेकिन क्या फिर आप देखिए उत्तर या दक्षिण तेलंगाना में जो देखिए, इलेक्शन हुए हैं अभी 5 राज्यों को अगर देखें या उससे पहले भी, तो क्या अलग अलग रवैया रहा है क्या इलेक्शन कमीशन का? जिस तरह से वहां पर सेंट्रल फोर्सेस को डिप्लॉय किया गया पश्चिम बंगाल में, उस तरह से तमिलनाडु में भी नहीं किया गया और ना ही केरला में किया गया। देखिए अभिषेक जी, बड़ी सीधी सी बात है, जिस क्षेत्र में उपद्रव होंगे, उत्पाद होंगे, तो ये सेंट्रल की खुद की मतलब ये कमिश्नर की वो है चुनाव की कि वो वहां की जनता को सुरक्षा प्रदान करे, चाहे वो किसी राज्य में हो। अगर बंगाल में सबसे ज्यादा अव्यवस्थित क्षेत्र था, वहां विवाद की ज्यादा संभावना बनती थी, इसलिए डिप्लॉयमेंट ज्यादा की गई। और चुनाव आयोग ने इसको समझा कि अगर हम लोगों को भय से मुक्त करेंगे, वोट सही लोग डालेंगे उसमें, तो निश्चित तौर पर फेयर इलेक्शन होगा। तो वहां उनको लगा ऐसा, तो उन्होंने किया। कर्नाटका में ऐसा नहीं लगा, तेलंगाना में ऐसा नहीं लगा, छत्तीसगढ़ में ऐसा नहीं लगा। देखिए छत्तीसगढ़ में नक्सलाइट का मामला था, झारखंड में वहां भी डिप्लॉयमेंट ज्यादा किया गया था। तो ये सुरक्षा के माध्यम से अगर चुनाव आयोग को ये लगता है कि किसी राज्य में उपद्रव की स्थिति बनती है, मारपीट की स्थिति बनती है, बूथ लूटने की स्थिति बनती है, तो मुझे उसको स्पेशल फोर्स की आवश्यकता है, तो उसको हमको देंगे हम। तो उस तरह का चुनाव निर्णय लेता है। ये जरूरी नहीं कि केंद्र सरकार के इशारे पे ही हर जगह चुनाव। अगर केंद्र सरकार के इशारे पे काम करता, केरला में कांग्रेस क्यों आती? फिर अगर उसी के आधार पर काम करता तो तेलंगाना में कांग्रेस आती। तो मेरा ये मानना है कि ये बंद करे कांग्रेस ईवीएम और इस सब चीजों को कहना। कांग्रेस अपने खुद को मोटिवेट करे, संगठित करे अपने को, जो पहले जैसे मजबूत थी कांग्रेस, उस तरह से प्रयास करेगी तो निश्चित तौर पर मजबूत होगी। निशांत जी, मैं इसमें आना चाहूंगा क्योंकि कैलाश विजयवर्गीय प्रभारी रहे इससे पहले पश्चिम बंगाल इलेक्शन के, और तब सफलता खैर नहीं मिली थी, लेकिन अब जो इलेक्शन है उसके बाद जो उन्होंने बात कही, तो उन्होंने कहा था कि पहले हस्तक्षेप था ममता बनर्जी का, उनका वहां पे जो इलेक्शन होते थे उसमें उनका कहीं ना कहीं हाथ चलता था, या जो भी उन्होंने जिस तरह का स्टेटमेंट दिया उससे ये निकल के आ रहा है कि हस्तक्षेप रहा है। तो जब वो ये बात कहते हैं, तो क्या इस बात को न माना जाए कि जो चुनावी व्यवस्था है उसमें जो ताकतवर दल होते हैं वो हस्तक्षेप करने की कोशिश करते हैं, चुनाव को प्रभावित करने की कोशिश करते हैं? क्या इस गुंजाइश से इनकार किया जा सकता है? देखिए, इस देश में इलेक्शन कौन कंडक्ट कराएगा? इलेक्शन कमीशन। ना इलेक्शन कंडक्ट टीएमसी करवा सकती है, ना कांग्रेस करवा सकती है। और ये जिन परिस्थितियों की बात है, जब आचार संहिता नहीं लगी होती, जब ममता बनर्जी स्वतंत्र होती हैं सत्ता चलाने के लिए आचार संहिता के अलावा बाकी के समय में, तो हमने उनकी अराजकता देखी है। हमने भारतीय जनता पार्टी के सैकड़ों कार्यकर्ताओं को आत्महत्या करते, मरते, मारते देखा है। हम उस दौर से गुजरे हैं जब 2016 में भारतीय जनता पार्टी को 3 सीटें मिली थी। उसके अगले चुनाव में हम 77 पर आए। 77 के बाद हमने 200 का आंकड़ा पार किया है। ये एक रात में हुआ परिवर्तन नहीं है। और टीएमसी को बदलने की आकांक्षी बंगाल की जनता हमेशा से रही, लेकिन भय का जो वातावरण था, बलात्कार का जो डर दिखाया जाता था, हत्या का जो डर दिखाया जाता था, उसके कारण ये बदलाव नहीं हो सकता था। लेकिन इस भय को भरोसे में बदला प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने। जब लोगों का ये भरोसा पुख्ता हो गया कि हमारी जान माल को अब खतरा नहीं है, तो वो घर से निकले और थंपिंग मेजॉरिटी के साथ भारतीय जनता पार्टी पर अपना विश्वास जताया। तो मुझे लगता है ये जो डबल स्टैंडर्ड है, कांग्रेस को इससे बचना चाहिए, इंट्रोस्पेक्शन करना चाहिए, अपने अंदर झांकना चाहिए कि गलती कहां हो रही है। मस्कट में बैठकर ट्वीट करने से कांग्रेस में बदलाव नहीं आएगा, बल्कि वो और हंसी का पात्र बनेगी। उसे चाहिए, कांग्रेस को चाहिए, राहुल जी को चाहिए कि वो फुल टाइम पॉलिटिशियन के तौर पर सामने आए, एक संवेदनशील व्यक्तित्व के रूप में सामने आए। समृद्धि, जब बार बार एक ही रेटोरिक का इस्तेमाल होता है हार के बाद ना, तो सवाल उठने लगते हैं कि क्या विपक्ष इतना कमजोर हो चुका है कि उनके पास अब बताने के लिए कारण नहीं है कि वो क्यों सफल नहीं हुए? क्योंकि देखिए, आप इससे पहले जब 2018 में चुनाव हुए थे, छत्तीसगढ़, राजस्थान, मध्य प्रदेश में आपने शानदार जीत हासिल करी, तो तब तो इस तरह की बातें नहीं हुई थी भारतीय जनता पार्टी की तरफ से कि ईवीएम रिग्ड है। लेकिन अब जब आप हारते हैं तो इस तरह की बातें बार बार की जाती है। फिर मंथन किस बात का होता है राजनीतिक दलों के, जो आप अपने मंथन करते हैं उसमें? फिर वहां भी यही बातें होती हैं क्या कि ईवीएम नहीं चला, ईवीएम रिग्ड हो गया? सवाल ये है कि अगर भारतीय जनता पार्टी बार बार ऐसा आरोप लगाती कि कांग्रेस कमजोर हो गई है, तो अगर कांग्रेस कमजोर हो गई होती तो आज केरला में हम पे मेजोरिटी नहीं होती। अगर कांग्रेस कमजोर हो गई होती तो आज दिल्ली को, मध्य प्रदेश के हो या लोकसभा के हो, हमारे होते। अगर हमारी जो आइडियोलॉजी है, हमारी आइडियोलॉजी दलितों, शोषितों, हर प्रकार की प्रॉब्लम को आगे बढ़ने वाली है। बहुजन जिताए, बहुजन जिताए की हमारी आइडियोलॉजी है। और हमारे ये हमारे विचारधारा की यह है कि
हम भले ही तमिलनाडु में जीतने वाली पार्टी की कह रही है कि उनकी आइडियोलॉजी कांग्रेस से मिलती है। तो ये बात जरूरी है कि मेरे बड़े भाई समझे नहीं कि नहीं, पर समृद्धि जी, दो दो छोटे राज्यों में जिता दो ताकि तीन बड़े राज्यों में बीजेपी को जीत मिली, उस पर कोई शक न करेगी। कैसा लॉजिक है? तमिलनाडु तो वैसे बड़ा ही राज्य है, छोटा नहीं। बड़ा छोटा आप मुझे बताइए, हम किस प्रकार के देख रहे हैं पॉपुलेशन से? मेरे हिसाब से हर एक राज्य बहुत ही जरूरी है हमारे भारत देश के लिए, और कांग्रेस की विचारधारा है कि हर हर राज्य को हम आगे लेके चले। तो ये जो हम नैरेटिव सेट कर रहे हैं कि ये छोटा है ये बड़ा है, पॉपुलेशन के हिसाब से बिल्कुल कोई राज्य बड़े कोई राज्य छोटे होते हैं। पर हमको ये बात जानना बहुत जरूरी है कि केरला ही 100% रेट है, तो बार बार केरला से दरकिनार कर देते हैं, इसका कांग्रेस खंडन करती है। और हम लोग हमेशा यही बात करते हैं कि कैसे हमको जो दक्षिण भारत के हैं उसमें हमको आगे लेके चलना है, बिकॉज हम देख पा रहे हैं एक डिवाइड है जब से बीजेपी आई है। तो बार बार एक डिवाइड की हम देख पा रहे हैं कि डिवाइड की ओर लेके जा रहे हैं, भले ही उसकी डिलिमिटेशन हो जिसपे वो बार बार नॉर्थ साउथ की सीट कम कर रहे हैं, भले ही फिर साउथ की उनको अपना बजट अलग चाहिए। ये हम देख पा रहे हैं कि जब से भारतीय जनता पार्टी आई है। और एक बात मैं अपने बड़े भाई से पूछना हूँ कि अगर आप इतने अच्छे से आप बोल रहे हैं कि बिल्कुल जनता की जीत है, बिल्कुल सही में मान रही हूँ, पर आप लोग ने जो सामने जीत पाई, क्या आप लोग की नजर मणिपुर में नहीं गई? क्या क्या हुआ वहाँ की महिलाओं के साथ? एक ऐसा राज्य है जहाँ पे चाहे जो कांग्रेस की सरकार होती तो ऐसा कभी नहीं होता। हम देख पा रहे हैं कि जब से कांग्रेस की सरकार थी सालों तक किसी भी महिला के साथ सरकार का दुर्व्यवहार नहीं हुआ। एक महिला होने के नाते ये मेरे दिल को बहुत ही ठेस पहुंचाती है कि आदरणीय प्रधानमंत्री जी को हर प्रकार की बात करने की ठीक है समृद्धि जी, आपने सवाल पूछ लिया, समय थोड़ा सीमित है। निशांत जी, मैं इसमें एक चीज और जोड़ना चाहूंगा। ये बड़ा मुद्दा बीजेपी ने पश्चिम बंगाल भी बनाया था महिला सुरक्षा का, उन्होंने मणिपुर की भी बात करी है, उस पर क्या कहेंगे? देखिए, जिस तरीके से चाहे वो टीएमसी हो, चाहे वो डीएमके हो, चाहे वो कांग्रेस हो, इन्होंने नारी शक्ति वंदन अधिनियम बिल का विरोध किया है। उसी का नतीजा है कि इन सभी राज्यों में महिलाओं ने कांग्रेस समेत समूचे विपक्ष को सबक सिखाया है। मैं बस मेरे भाई को एक चीज बताना चाहूंगी, बड़े भाई, नारी जो बिल था देखिए, विषयांतर हो जाएगा समृद्धि जी, मेरे पास बहुत सीमित समय है। नारी शक्ति वंदन पे अगर हम बात करने बैठेंगे तो बड़ा लंबा समय लग जाएगा। लेकिन मैं ये कहना चाहूंगा कि हमें हमेशा जीत को विनम्रता से स्वीकार करना चाहिए और हार को जिम्मेदारी पूर्वक एक सबक के तौर पर लेना चाहिए। प्रधानमंत्री जी ने बहुत स्पष्ट तौर पे कहा कि हम सभी राज्यों को साथ लेकर चलेंगे जहां सरकारें बनी है वहां भी, और इसके अलावा चाहे वो तमिलनाडु हो या केरलम हो। तो ये भाव भारतीय जनता पार्टी का है, सबको साथ लेकर चलने का। यही भाव जनता को पसंद आता है और यही वजह है कि 2014 के बाद जब देश में नरेंद्र मोदी जी प्रधानमंत्री बने, उसके बाद जो भारतीय जनता पार्टी का विजय रथ शुरू हुआ है वो आज 22 राज्यों यानी उसमें केंद्र शासित प्रदेश भी शामिल हैं, तो हम 22 तक हमारी टैली पहुंच गई है। कांग्रेचुलेशन, बहुत सभी राजनीतिक दलों को खैर विचार मंथन करना होगा, जहां सफलता मिली है उस पर भी और जहां सफल नहीं हो सके उस पर भी। बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी मेहमानों का इस चर्चा में जुड़ने के लिए। तो तमाम तरह के कारण फिलहाल निकलकर सामने आएंगे, तमाम राजनीतिक दलों को इस पर मंथन भी करना होगा कि हार के पीछे कारण क्या रहा और जो सफलता मिली है उसके पीछे कौन से तत्व रहे। पर फिलहाल इस कार्यक्रम में इतना ही। आप देखते रहिए नाज़ टीवी। नमस्कार।